जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जितना भी काम की जानकारी होगी उन सभी जानकारी को हम आपके साथ जो है वो साझा करने वाले हैं। तो इस कारण से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, खास करके वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए फॉर्म फिलअप के बारे में, तो आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से आपका जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट इसको रखा गया है 18 दिसंबर तक। ठीक है, 18 दिसंबर रात 12 बजे तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का डेट तो पहले ही घोषित किया गया था कि एग्ज़ाम जो आपका है वो 8 फरवरी को लिया जाएगा, संडे का दिन आपका पड़ता है। 2 पेपर फिलहाल आपका सीटेट में चल रहा है। पेपर 1 कौन देंगे, जिनको क्लास 1 to 5 का टीचर बनना है, और ये जो पेपर होता है आपका इवनिंग के टाइम होता है। समय आप देख पा रहे होंगे 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 9:30 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। पेपर 2 कौन देंगे, जिनको 6 to 8 का टीचर बनना है। और अगर डिग्री के बारे में बात किया जाए तो जिनके पास बीएड का डिग्री है वे लोग पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे, जिनके पास डीएलएड का डिग्री है वे लोग पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी आता है कि जिन्होंने डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन किया है वे लोग भी पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ पे काम की जानकारी है। तो देखिए कहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, तो कहीं पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इस पीडीएफ का जो लिंक दे रखा है इसमें आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, इसके ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाइएगा, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं सीटेट, वहाँ पे आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आप लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या इमेज का साइज लगेगा, क्या यहाँ पे आपका सिग्नेचर लगेगा, उसके बारे में जानकारी दे रखी है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कुछ भी आपको अपलोड नहीं करना होता है, केवल आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो यही है कि अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। भले आपका एडमिशन लेते हुए एक दिन ही क्यों नहीं हुआ है, आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड में एडमिशन लिए हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड में एडमिशन लिए हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आप किसी भी ईयर में हैं आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हैं आपको कि केवल आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जो एडमिशन भी लिए हैं वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और भी क्या क्या जानकारी है। तो देखिए एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे जो है अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1000 आपका लगने वाला है। दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 आपका लगेगा। अगर आप SC ST या डिसेबल पर्सन हैं तो आपका दोनों पेपर, एक पेपर के लिए 500 लगेगा, दोनों पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 600 लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम की जानकारी है, तो देखिए जो भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहाँ पे जो भी डाटा आपको देना है वो आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। खास करके स्पेलिंग वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ, नाम का स्पेलिंग, ये सब चेक कीजिएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है अगर आप सीटेट पास कर जाते हैं तो।
और बहुत काम आपको यहाँ पे वो चीज़ आने वाला है। इसके अलावा अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ये वेबसाइट के बारे में जानकारी है कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए पेपर के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। तो एक एक पेज करके चलते हैं यहाँ पे, ताकि सभी चीज़ें बता दी जाए, कोई भी चीज़ें यहाँ पे जो है वो छूट ना सके। तो देखिए यहाँ पे अगर पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात किया जाए, तो पेपर 1 का जो सिलेबस होता है वो आपका टोटल एग्जाम पैटर्न में 150 सवाल 150 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 सेक्शन में आपका जो है वो सवाल रहता है। एक में आपका CDP कंपलसरी है आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का, EVS आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल आपका 150 MCQ 150 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, बहुत लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्या रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का जो है वो नाम दे रखा है, आप इनमें से किसी 2 लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखते हैं, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट इसी के साथ कंफर्टेबल हैं और यही सब्जेक्ट जो वो रखा करते हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है, तो देखिए सिलेबस जो आपका क्लास 1 to 5 का जो NCERT किताब है उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। और लेवल अगर देखा जाए तो सेकेंडरी स्टेज के लेवल से जो है वो यहाँ पे लेवल तक आपको सवाल देखने को मिलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये था आपका सिलेबस सीटेट पेपर 1 के लिए। सीटेट पेपर 2 के बारे में अगर बात किया जाए तो सिलेबस के बारे में हालांकि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ है, जानकारी दी हुई है। यहाँ पे पहला जो आपका है CDP से 30 सवाल 30 मार्क्स का। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, जहाँ से आपका 60 सवाल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। 30 सवाल मैथ से 30 सवाल साइंस से। अगर आपका यहाँ पे सोशल साइंस बैकग्राउंड से है ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे सोशल स्टडीज़ को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कम्प्लीटली सोशल स्टडीज़ से जो है वो 60 सवाल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका क्लास 8 तक नहीं पढ़ना है, केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने को होता है। बीकॉम वाले स्टूडेंट भी इसी का सिलेक्शन करेंगे, सोशल साइंस का, ठीक है। मैथ जिसका ऑनर्स है या फिर साइंस में जो भी सब्जेक्ट है वो लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस को सिलेक्ट करेंगे। अगला जो सेक्शन आपका यहाँ पे बनता है वो है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज 1 आपका कंपलसरी है, आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिस्ट भी दे रखा है, आपको जो भी सब्जेक्ट रखना है इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोग जो है वो रख सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ही रखा करते हैं। तो टोटल जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपका जो पेपर है वो आपका 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। पहला सेक्शन आपका CDP का, दूसरा सेक्शन आपका मैथ एंड साइंस का, तीसरा सेक्शन आपका लैंग्वेज का और चौथा आपका लैंग्वेज पेपर 2 का, ठीक है। सेम SST वाले SST वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 सेक्शन और साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी 4 सेक्शन। हालांकि क्वेश्चन पैटर्न में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा उसमें से आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको केवल सॉल्व जो है वो कोई एक करना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पेपर में आपका मैथ का सवाल भी रहेगा, सोशल साइंस का भी सवाल रहता है, लेकिन आपने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है फॉर्म फिलअप में उसी को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। बाकी जब एग्ज़ाम का समय आएगा उस समय हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन पैटर्न किस टाइप का होता है, क्वेश्चन किस टाइप का आपको दिया जाता है और कैसे आपको सवालों को अटेम्प्ट करना होता है। मिनिमम जो यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आपका बायलिंगुअल पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से आपको जो वो सवाल देखने को मिल जाएगा। केवल लैंग्वेज पेपर को छोड़ के, लैंग्वेज पेपर जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिएगा उसी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन जो वो देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी CDP हो गया, मैथ साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सब आपको बायलिंगुअल देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात किया जाए तो देखिए अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल स्टूडेंट हैं, तो आपको 60% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 150 में से 90 मार्क्स आपको लाना होगा, तब आप यहाँ पे क्वालिफाइड होंगे, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आपको यहाँ पे 82 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स ही लाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पे आप जनरल के जैसा ट्रीट होते हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, लेकिन दूसरा स्टेट के लिए आप लोग जो वो जनरल के जैसा ट्रीट होंगे। इसी कारण से मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो आपको लाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बता दें कि झारखंड में सीटेट जो है यहाँ पे वैलिड नहीं है। झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स वैकेंसी आती है, सरकारी शिक्षक भर्ती आती है, इसमें सीटेट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सीटेट वैलिड नहीं है। झारखंड में केवल आप प्राइवेट स्कूल में ही सीटेट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए, सीटेट अगर आप पास कर जाते हैं तो किस किस स्कूल में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या फिर टीचर बन सकते हैं। तो KVS हो गया, NVS हो गया, यानी कि सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, शिक्षक भर्ती होती है सेंट्रल का, उनमें आप जो उनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल जहाँ पे मांगा जाता है कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। बाकी सभी स्टेट का अपना अलग अलग टेट का एग्ज़ाम होता है। जैसे कि झारखंड का आपको पता ही होगा, JTET होता है, ठीक है। बिहार का आपका STET होता है, ठीक है। इसके अलावा BTET होता है बिहार में। तो उसी तरह झारखंड में भी आपका JTET होता है, और CTET आपका जो है वो सेंट्रल के लिए है। एग्जामिनेशन सिटीज, तो देखिए एग्जामिनेशन सिटी जो है आपको आपके समीप ही देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप अपेंडिक्स 3 में देखिएगा तो वहाँ पे पूरा लिस्ट दे रखा है। लास्ट में हम आपको दिखा देंगे कि आपके शहर में जो है, आपके राज्य में कहाँ कहाँ पे इसका जो वो सेंटर बनाया जाता है। जैसे कि अगर झारखंड में बात किया जाए तो मुख्यतः 5 जगह जो है वो सेंटर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि सेंटर का जो अलॉटमेंट है वो डिपेंड करता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट के रूल पे। तो अगर आप नज़दीकी सेंटर चाहते हैं तो प्रयास कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जनरल OBC के लिए आपका जो है वो 1000 लगेगा। अगर किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, दोनों पेपर के लिए 1200 लगेगा। ST SC और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 और 600 यहाँ पे लगेगा, ठीक है। रीचेकिंग का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ से आप लोग जो वो डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको फिजिकली जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाता है, केवल आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अब जो अंतिम चीज़ है वो है आपका सिलेबस। तो देखिए, सिलेबस के बारे में अगर बात किया जाए तो इस बार सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले सिलेबस था वही सेम सिलेबस एज इट इज़ जो वो रखा गया है। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले बता रहे थे कि इस बार सिलेबस बदलाव किया जाएगा, बदलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट वाला सीटेट आएगा उसमें आपका 4 लेवल में सीटेट का एग्ज़ाम भी होगा, और सिलेबस भी बहुत चांस है कि बदल जाएगा, ठीक है। न्यू NCERT पैटर्न पे देखने को मिलेगा। अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो आपका ओल्ड NCERT के पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है। नया NCERT का किताब आपको नहीं पढ़ना है। ज़्यादा जो सवाल है वो आपको ओल्ड NCERT से ही पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लास 1 to 5 के लिए CDP आपका पूछा जाएगा। सेम बहुत ही इजी टाइप का सिलेबस ये सब होता है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक टॉपिक है क्लास 1 to 5 के लेवल का। EVS आपका आता है। सिलेबस का PDF मैंने जो वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस की समझ जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है वो आपका सेम रखा जाता है, ठीक है। बस आपका एक हिंदी और इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं उस सब्जेक्ट में जो है वो आपको मतलब कि उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। अगर आप हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा तो हिंदी में देखने को मिलेगा, इंग्लिश सिलेक्ट कीजिएगा तो इंग्लिश में देखने को मिलेगा। बाकी सिलेबस में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। बाइलिंगुअल पढ़िएगा तो दोनों में आपका काम आ जाएगा।
6 to 8 का सिलेबस देखा जाए तो CDP सेम आपका प्राइमरी लेवल वाला CDP यहाँ पे रखा गया है, एज इट इज सेम है आपका, कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो मैथ आपका क्लास 6 to 8 का मैथ पढ़ना है, ठीक है। साइंस भी आपका क्लास 6 to 8 का साइंस पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। 1-2 सवाल आपका 10th के कुछ चैप्टर से देखने को मिलता है, केमिकल रिएक्शन वगैरह, लेकिन अगर आप डीपली थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 6 to 8 तो आप वो भी सवाल अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है आपका, जियोमेट्री है, पेडागोजिकल इशू है। साइंस में फूड मटेरियल्स, ये सब आपका जो नॉर्मल सी टॉपिक है। अगर आप ट्यूशन वगैरह भी बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। सेम आपका SST में है, ठीक है, हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, 6 to 8 क्लास का आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई आपकी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर बात किया जाए कि किताब, क्या आपको कोई अलग से किताब लेने की आवश्यकता है? तो देखिए, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम ज़्यादा समय नहीं है एग्ज़ाम होने के लिए, ठीक है। मात्र पूरा नवंबर तो आपका लगभग बीत ही गया, आपके पास केवल दिसंबर बचा है और जनवरी बचा है, और फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही है, उधर 7 दिन बचेगा, 8 तारीख को तो एग्ज़ाम ही है। तो लगभग मान लीजिए कि 60 से 70 डे ही आपके पास है। तो इतना कम समय में कैसे तैयारी आपको करना है? तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है वो अब समय को ध्यान रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना होगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तो कम से कम डेली अब आपको जो है 4 से 5 घंटे देना ही होगा, और जितना समय आप दीजिएगा उनमें से अगर आप कहा जाए तो 60 से 70% जो समय है आपको आपका मेन पेपर जो है, चाहे आप साइंस मैथ बैकग्राउंड से हैं या फिर SST से हैं, तो मेन सब्जेक्ट जो आपका है साइंस मैथ SST, इसके ऊपर देना होगा, क्योंकि इसी के कारण जो वो स्टूडेंट फेल होते हैं और पास होते हैं। तो अगर आप SST रखते हैं तो SST में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप मैथ साइंस रखते हैं तो मैथ साइंस में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे होगी। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो NCERT किताब को फॉलो कीजिए। NCERT का समरी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यही हम सजेस्ट करेंगे कि एक बार NCERT को ज़रूर रीड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का सवाल पूछा जाता है, 1 वर्ड 1 सेंटेंस वाले सवाल नहीं देखने को मिलते हैं। असर्शन रीजन टाइप के, मल्टीपल सेंटेंस टाइप के सवाल देखने को मिलते हैं, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे उलझा देते हैं, कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। तो इसी कारण से आपको डीप जानकारी होना चाहिए, डीप नॉलेज जो वो होना चाहिए, नहीं तो आप लोग जो सवाल को अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो इसी कारण से अगर आप यहाँ पे पॉसिबल हो पाए तो आप लोग NCERT किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 लाइनर टाइप के नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, शॉर्ट टाइप का नोट्स बनाइएगा, ताकि रिवीजन के समय आसानी हो। किसी का वीडियो जो है वो देख के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप स्वयं NCERT किताब को पढ़िए, लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। बिना प्रीवियस ईयर पेपर के को सॉल्व किए बिना आप सीटेट एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारा सवाल ऐसा होता है जो रिपीट करता है, ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इसी कारण से आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ही करना है। तो आपको अगर बुक के बारे में बात किया जाए तो बुक, आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ऑनलाइन से भी स्टडी कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे PDF आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लेने के इच्छुक ही हैं तो केवल आपके पास एक सॉल्व्ड पेपर होना चाहिए, ठीक है। आप किसी किरण पब्लिकेशन का या फिर YCT पब्लिकेशन का कोई एक बुक ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको लगाना है तो प्रैक्टिस के लिए बस आप एक किताब रख सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह आपको ऑनलाइन बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और NCERT किताब है तो बहुत बेहतर है, NCERT ही आपका सबसे बेस्ट होता है। किताब लेने की एक्स्ट्रा जो है वो कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात किया जाए तो एक बार देख लेते हैं कि कोई चीज़ तो यहाँ पे छूट नहीं गई। तो यहाँ पे लगभग मैंने सभी जानकारी आप तक जो वो साझा कर दिया। तो किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है सिलेबस में, सेम एज इट इज सिलेबस को रखा गया है, ठीक है। ये आपका OMR शीट और बुकलेट के बारे में जानकारी है। तो ये एग्ज़ाम के का जब समय आएगा तो उस टाइम हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम के समय ध्यान में रखना है, ठीक है।
अच्छा, सेंटर के बारे में बच गया था कि सेंटर कहाँ कहाँ पे आपका जो वो रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटर का पूरा लिस्ट है कि किस स्टेट में किस किस जगह जो वो सेंटर यहाँ पे रखा जाता है। जैसे कि झारखंड में 5 जगह पे सेंटर देखने को मिलेगा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। इसके अलावा कहीं भी सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से झारखंड में वैसे स्टूडेंट जो इन सब डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, जिला से बाहर हैं, वे लोग अपने आसपास वाले जिलों को सिलेक्ट कीजिएगा और जल्दी फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको निकट ही जो वो सेंटर मिल सके। नहीं तो वहाँ का अगर सीट फुल हो जाएगा तो फिर आपको दूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी आपके काम की रही होगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने प्रयास किया है कि जितना भी चीज़ें मेरे सामने आई उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको जो वो जानकारी देने का प्रयास किया है। बाकी एक वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा कि लास्ट जो है वो 2 महीने में कैसे आप जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है ताकि कम से कम समय में आप जो है वो सीटेट को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग सीटेट के रिगार्डिंग कोई सवाल आपके मन में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल में अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।